इस महीने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट और चेंज देखने को मिला है और ये नया बदलाव और किसी पद पर नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि 18 फरवरी को राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और साथ ही नए 2023 एक्ट के तहत उनकी पोस्ट को फिल करने के लिए सिलेक्ट कमेटी ने ज्ञानेश कुमार, जो कि सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्हें अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना और अपॉइंट किया। हालांकि ज्ञानेश कुमार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंटमेंट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य पद पर नियुक्ति थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ 2 दिन बाद होने वाली थी, तो क्या ये अपॉइंटमेंट किसी बड़े फैसले से पहले की गई चाल थी? क्रिटिक्स मानते हैं कि ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चाल है जो इंडियन इलेक्शंस के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, एक बार फिर से विवेचना के केंद्र में है। चुनावी सुधार, विपक्ष की निंदा और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस पर उठने वाले सवालों के बीच क्या ज्ञानेश कुमार का टेन्योर एक बड़ा कलेश लेकर आएगा? आप सभी को बता दूं कि ज्ञानेश कुमार एक ऐसे वक्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं जब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। पिछले कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के बीच का रिश्ता और ज्यादा बिगड़ता गया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर डाटा बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या ये ट्रूली सिक्योर हैं या इनमें छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से न्यूट्रलिटी का दावा किया। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर टर्नआउट डाटा रिलीज होने में देरी पर सवाल उठाया, तो इलेक्शन कमीशन ने कठोर जवाब देते हुए उन्हें कहा था, "Utterances from President of National Political Party attacking the very credibility of the electoral steps and processes can have a negative impact on voter participation and can be seen as a means to deter an electoral from exercising their franchise and or demoralizing the huge number of election staff and machinery which is mainly drawn from the respective state governments." पर कांग्रेस ने इस उत्तर को परमानेंट ब्लॉट बताकर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे माहौल में क्या ज्ञानेश कुमार विपक्ष और इलेक्शन कमीशन के बीच विश्वास वापस ला पाएंगे या फिर यही दरार और गहरी होती जाएगी? ज्ञानेश कुमार के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ग्राउंडवर्क तैयार करना। पार्लियामेंट में 2 बिल्स पेंडिंग है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ करने का रास्ता तैयार कर सकते हैं। अगर ये पास हो गए तो 2034 तक एक साथ चुनाव संभव हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि किसी भी राज्य की सरकार आधे समय में ना गिर जाए। लेकिन ये सिस्टम किसके पक्ष में जाएगा? बीजेपी लंबे समय से एक साथ चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन इसे एक तरफिया फैसला बताते हैं। ज्ञानेश कुमार को ये देखना होगा कि ये इलेक्शन ट्रेडिशन डेमोक्रेसी को मजबूती देगा या सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के हित में काम करेगी। आपको याद होगा कि राजीव कुमार, जो अब पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कई इलेक्शन रिफॉर्म्स के सुझाव दिए थे, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो कि वोटर की असलियत की पुष्टि करेगा। दूसरा, टोटलाइजर मशीन्स, जो कि वोटर की सीक्रेसी को बनाए रखेगा। तीसरा सुझाव, रिमोट वोटिंग माइग्रेंट्स के लिए, और चौथा, एनआरआई वोटिंग की सुविधा देना। लेकिन अब तक इन सुझावों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। चुनाव में पैसे का इस्तेमाल कम करने और इलेक्शन फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के प्रस्ताव भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अपने तीसरे चैलेंज के तहत क्या ज्ञानेश कुमार सच में इन सुधारों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे या फिर उनका टेन्योर भी सिर्फ एक और गुमनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में देखा जाएगा? इसके अलावा सबसे बड़ा विवाद सिर्फ ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट का नहीं है, बल्कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस का भी है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने एक उल्लेख करते हुए कहा है, "Earlier in November 2022, an election commission was appointed a day before the petitions on the subject of appointments were listed for hearing in Supreme Court of India. History have been repeated by the appointment of Chief Election Commissioner and an Election Commissioner on February 17, 2025, as the case was listed for hearing on 19 February after it was adjourned on 12 February." इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने अपनी चाल चल दी थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर इंटरफेयर किया था और एक 3 मेंबर की सिलेक्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे। लेकिन सरकार ने बाद में इस स्ट्रक्चर को बदल दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मनोनीत होगा। इससे ये बैलेंस पूरा गवर्नमेंट के पक्ष में चला गया, जिसने नए विवाद को जन्म दिया। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस नए सिस्टम को चैलेंज करेगा या नहीं? क्या ये डिसीजन उल्टा हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को चेकमेट कर दिया है? ये भी एक बड़ा चैलेंज
चैलेंज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बने हुए हैं। अशोक लवासा का मानना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति एक कंसेंसस के साथ होनी चाहिए, सिर्फ मेजॉरिटी वोट से नहीं। उन्होंने 2 प्रमुख सुझाव देते हुए कहा है, पहला, सिलेक्ट कमेटी में एक चौथा सदस्य जोड़ा जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंड व्यक्ति हो, ताकि एक न्यूट्रल नजरिया हो। दूसरा सुझाव है पब्लिक पार्लियामेंट्री हियरिंग को लेकर, जो कि अन्य देशों में होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसे रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी वापस ला सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या ऐसा होने देगी? ज्ञानेश कुमार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना इंडियन इलेक्शन सिस्टम के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। इलेक्शन कमीशन पहले ही सवालों के घेरे में है और अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्शन तय करेगा कि ये संस्था सच में स्वतंत्र रहेगी या नहीं। क्या वो एक न्यूट्रल एम्पायर बनकर निकलेंगे जो इलेक्शंस को फेयर बनाएंगे, या फिर उन्हें भी एक सरकारी अफसर के रूप में देखा जाएगा? अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि ये विवाद सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है या फिर सच में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक चुनौती। आपको इस बारे में क्या लगता है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।